अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू मास्टर्स। आज हम EDU 406 का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हमारे पास टॉपिक 7 से टॉपिक 12 तक इंक्लूड है। इसमें वही बात पिछले लेसन वाली दी हुई है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की कुछ डेफिनेशंस दी हुई है। हमने लेसन नंबर 1 में अच्छे से पढ़ा कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या होता है। मैं आप लोगों को दोबारा रिमाइंड करवा देती हूँ कि अपने काम, अपने टीचिंग मेथड और अपने डिसीजंस के बारे में सोचना, उनका जायजा लेना और उन्हें इम्प्रूव करना, ये हमारी होती है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। अब यहाँ पे कुछ फिलोसफर्स के मुताबिक उन्होंने अपने मुताबिक डेफिनेशंस दी हुई हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की। 1910 में एक अमेरिकन फिलोसफर थे जॉन डेवी, उन्होंने हमें क्या बताया। उनके मुताबिक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का मतलब है किसी भी बिलीफ या नॉलेज को एक्टिव, परसिस्टेंस और केयरफुल तरीके से सोचना और उसकी रीजंस को चेक करना। अब मैं आप इस डेफिनेशन को मैं आप लोगों को सिंपल अल्फाज में बता दूं तो ये है कि टीचर हर चीज को अंधाधुंध फॉलो नहीं करता। वो ये देखता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसकी बेस क्या है, क्या ये थ्योरी पर बेस है, क्या ये एक्सपीरियंस से प्रूफ होता है। ये था इनका फर्स्ट। अब यहाँ पे इन्होंने एक और हमें डेवी ने एक डेफिनेशन दी है कि enables us to direct our actions with foresight. It enables us to know what we know about एंड व्हाट वी एक्ट। इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन हमें अपने एक्शंस को फोरसाइट के साथ डायरेक्ट करने में मदद देती है। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है फोरसाइट, इसका मतलब क्या है कि सोच समझकर फ्यूचर प्लानिंग करना। तो इस डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हमें हमारे एक्शंस को सोच समझकर फ्यूचर प्लानिंग के साथ डायरेक्ट करने में यानी मिलाने में मदद देती है। मतलब टीचर स्टूडेंट्स को क्लास में कुछ भी अगर पढ़ाता है वो पहले से प्लान होना चाहिए, थ्योरी और एक्सपीरियंस पर बेस होना चाहिए और उसका क्लियर पर्पस होना चाहिए। यानी टीचर रैंडम नहीं कुछ भी पढ़ा उसको चाहिए कि वो पढ़ा दे, बल्कि वो एक पूरा प्लान होना चाहिए कि इससे बच्चे के फ्यूचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इससे कुछ इसको नॉलेज हासिल होगा, क्या ये सिर्फ थ्योरी है कि इसके साथ कुछ एक्सपीरियंस भी है। तो डेवी का ये दूसरा व्यू पॉइंट ये था। अब यहाँ पे नीचे सचिन ने हमें 1983 में रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के बारे में क्या कहा है। उनका ये व्यू पॉइंट था कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस दो तरह की होती है, एक होती है रिफ्लेक्शन इन एक्शन और एक होती है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। यहाँ पे हम देखेंगे इनको डिटेल में कि ये क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेसन की वीडियो सुनी है तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि रिफ्लेक्शन इन एक्शन और ऑन एक्शन क्या होता है। मैंने पिछले लेसन में भी अच्छी तरह इसका आप लोगों को डिफरेंस बताया हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का पेपर में आप लोगों से इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो पहले हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन इन एक्शन क्या होता है। टीचिंग के दौरान उसी वक्त सोचना और अपने एक्शंस को एडजस्ट करना। यानी जब टीचर क्लास ले रहा होता है तो टीचर स्टूडेंट्स के एक्सप्रेशन देखता है, उनके आंसर सुनता है, अपनी टीचिंग स्टाइल को ऑब्जर्व करता है, फिर फौरन डिसाइड करता है क्या स्टूडेंट समझ रहे हैं, क्या मुझे अपनी एग्जाम्पल चेंज करनी चाहिए, क्या मुझे स्लो हो जाना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन इन एक्शंस टीचर को ये एबिलिटी देती है कि सिचुएशंस को क्लियरली देखना, ये समझना कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और फौरन रिस्पॉन्स देना। यानी क्लास लेते टाइम ही अगर टीचर्स को आइडिया हो जाए कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो वो फौरन अपने मेथड को चेंज कर दे और वो जो एक्शन होगा वो कौन सा होगा, रिफ्लेक्शन इन एक्शन। अब है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। इसमें यानी ये टीचिंग के बाद होती है। सिंपल डेफिनेशन इसकी क्या है कि जब लेसन खत्म हो जाता है और टीचर्स बाद में अपनी टीचिंग का रिव्यू करता है, टीचर सोचता है स्टूडेंट्स को क्या समझ नहीं आया, किस वजह से प्रॉब्लम हुई, मुझे और बेहतर मैं और क्या बेहतर कर सकता था। इस टाइप की रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। इस रिफ्लेक्शन से टीचर को क्या हासिल होता है, नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, थ्योरीज की अंडरस्टैंडिंग होती है, बिलीव्स और वैल्यूज पर डिपेंड करती है उसकी टीचिंग। यानी जितना एक्सपीरियंस टीचर होगा उतनी गहरी रिफ्लेक्शन करेगा। तो अब इसका सिंपल अल्फाज में क्या हुआ कि अगर जब टीचर लेक्चर ले लेता है उसके बाद जो वो सोचता है कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, आज कैसा लेसन गया, बच्चों के क्या व्यू पॉइंट्स थे, तो वो सब कुछ सोचना उसकी वो कौन सी रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। आई होप आप लोगों को इसका अच्छे से डिफरेंस पता चल गया होगा। अब ये है कि ये कंटिन्यूस साइकिल होता है, यानी इसमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन और सेल्फ इवेल्युएशन होती है और इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये गोल है ऑफ RP का, फर्स्ट लेसन में भी हमने पढ़ा था। यहाँ फिर है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का गोल सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, बल्कि हर वक्त अपनी टीचिंग के बारे में सोचते रहना और अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना। ये हमारा होता है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का मेन गोल। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, यानी रुकता नहीं है, बल्कि ये चलने वाला प्रोसेस है और इसमें कुछ भी नहीं है।
अब हमारा टॉपिक 8 है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें हमने टाइप्स देखनी है रिफ्लेक्शन की। दोनों फिलोसफर ने 1995 में टाइप्स दी थी रिफ्लेक्शन की। एक थी डायलॉजिक रिफ्लेक्शन और एक थी क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। पहले हम देखेंगे कि डायलॉजिक रिफ्लेक्शन क्या होती है। डायलॉजिक रिफ्लेक्शन एक सेल्फ टॉक प्रोसेस है, यानी टीचर अपने आप से बात करता है, मैंने क्या प्लान किया था, मैंने क्या पढ़ाया, स्टूडेंट्स ने कितना समझा। अब ये रिफ्लेक्शन क्रिटिकल रिफ्लेक्शन से कम इंटेंसिव होती है। अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे एक ब्रॉक बैंक और एमसी गिल ने 2000 में इसके बारे में क्या बताया, इस आइडिया को डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन किया। उनके मुताबिक डायलॉजिक रिफ्लेक्शन में टीचर लेसन से पहले सोचता है कि मैंने क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन से मेथड यूज़ करने हैं, स्टूडेंट्स को कैसे इंगेज करना है, और फिर लेसन के दौरान ही टीचिंग सोची जाती है, टीचिंग होती है। और देन लेसन के बाद टीचर रिफ्लेक्ट करता है ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं या नहीं, स्टूडेंट्स ने कितना सीखा, यानी ये सब कुछ लेक्चर के बाद सोचता है। ये किसने हमें आइडिया दिया, इस आइडिया को किसने एक्सप्लेन किया, ब्रॉक बैंक ने और एमसी गिल ने। अब यहाँ पे इस आइडिया को, ये जो है हमारे पास डायलॉजिक रिफ्लेक्शन, इसका ये शॉर्ट आप लोगों को आ सकता है कि डायलॉजिक रिफ्लेक्शन का मॉडल लिखें। अब इसमें 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। एक, प्रीव्यू ऑफ इंटेंशंस, दूसरा द लेसन्स, और तीसरा रिफ्लेक्शन ऑन एक्शंस। इसका क्या मतलब है कि प्री ऑफ इंटेंशंस में हम प्लानिंग करते हैं, लेसन जब हम पढ़ा रहे होते हैं वो हमारी टीचिंग होती है, और जब हम लेक्चर के बाद रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन सोचते हैं वो हमारा रिव्यू होता है। ये 3 पॉइंट्स आप लोगों के शॉर्ट में आ सकते हैं कि डायलॉजिक रिफ्लेक्शन का मॉडल के 3 पॉइंट्स लिखें। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें कुछ खास नहीं है, बस एक 2 लाइंस ये लिखी हुई हैं कि जो डायलॉजिक रिफ्लेक्शन है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है, यानी लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाती है, कॉन्फिडेंस इंप्रूव करती है, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब दूसरी जो इसकी टाइप थी रिफ्लेक्शन की वो थी क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। इसका क्या मतलब है, अब ये डायलॉजिक रिफ्लेक्शन से ज़्यादा डीप और पावरफुल होती है। इसे डिफाइन किया बॉयड और फेल्स ने। उनके मुताबिक क्या इन्होंने बताया, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन वो प्रोसेस है जो इंसान को सिर्फ एक्सपीरियंस रिपीट करने से रोकता है और इसे मेंटली और इमोशनली चेंज करता है। अगर मैं आप लोगों को इसको सिंपल अल्फाज में बताऊं तो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में टीचर सिर्फ ये नहीं देखता कि लेसन कैसा था, बल्कि ये भी सोचता है कि एजुकेशन सिस्टम का क्या इम्पैक्ट है, सोशल या पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हैं, स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड का उसकी स्टडी पे क्या इफेक्ट है, यानी ये ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव से सोचता है। अब यहाँ पे है कि क्रिटिकल रिफ्लेक्शन फैसिलिटेट्स ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग। इसका मतलब है कि क्रिटिकल रिफ्लेक्शन से होती है ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग, यानी टीचर्स का माइंड सेट चेंज हो जाता है। ये चेंज आहिस्ता आहिस्ता भी हो सकता है या किसी क्रिटिकल क्लासरूम सिचुएशन के बाद अचानक भी हो सकता है। अब इसके आगे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस नॉन जजमेंटल, कोलैबोरेटिव, फ्लेक्सिबल और ओपन माइंडेड होनी चाहिए। टीचर्स को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि फेलियर भी लर्निंग का पार्ट है। अगर कोई मेथड काम नहीं करता तो वो बिल्कुल एक वैल्यूएबल लेसन है। अब यहाँ पे कोलैबोरेशन होती है, सिग्निफिकेंट है PR रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का, किससे कोलैबोरेशन होती है। मीन कोलैबोरेशन का क्या है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब टीचर्स एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, स्टूडेंट से फीडबैक लें, डायलॉग्स और डिस्कशंस वगैरह हो। ये प्रोसेस क्या करती है, कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करती है। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है टॉपिक 9। इसमें क्रिटिक्स ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, यानी अब हमने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की कुछ क्रिटिसिज्म पढ़ना है, इसके ऊपर तनकीद इसकी देखनी है, कुछ लिमिटेशन समझनी है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हमें स्ट्रीवर बुकफील्ड ने 1994 और 1995 में क्या लिमिटेशंस इसकी दी कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में कल्चर और पर्सनल रिस्क होते हैं। हर टीचर इस प्रोसेस से एम्पावर्ड फील नहीं करता। कुछ टीचर्स के लिए ये प्रोसेस है बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, मुश्किल लगता है और कभी कभी मैकेनिकल बन जाती है, मैकेनिकल यानी रूटीन बेस बन जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रिफ्लेक्शन कभी कभी सिर्फ फॉर्मल एक्सरसाइज बनकर रह जाते हैं। ये इसका क्रिटिसिज्म था इन दोनों फिलोसफर का। अब यहाँ पे ऐश ने 2002 में क्या एग्री किया, इनके मुताबिक क्या इनका व्यू पॉइंट था कि कुछ टीचर्स जानबूझकर रिफ्लेक्ट नहीं करते, वो पुरानी सोच पर डिपेंड करते हैं और ये मान लेते हैं कि टीचर्स और स्टूडेंट को क्लास में कैसे बिहेव करना चाहिए। इसका
क्या मतलब हुआ कि यानी टीचर्स चेंज से बचने के लिए रिफ्लेक्शन अवॉइड करते हैं, उनको खुद ही नहीं पसंद कि वो चेंज करें, रिफ्लेक्शन करें, वो पिछले रवायती तरीके से ही अपनी टीचिंग मेथड को अडेप्ट करते हैं। अब इस तनकीद की बोर्ड और वाकलन ने 1998 में उन्होंने कहा कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कभी कभी रेसिपी फॉलो करने जैसी होती है, यानी टीचर सिर्फ स्टेप्स फॉलो करते हैं, अपने उनके माइंड में सिर्फ ये होता है कि हमने ये स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, सोचते नहीं है, बस वो जो उनकी चेकलिस्ट होती है उसको फील कर देते हैं, यानी ये रिफ्लेक्शन रियल नहीं होती। अब हमने कुछ कंसर्न्स पढ़ने हैं। पहला ये हमारे पास है एथिकल कंसर्न्स। इसमें क्या है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के कुछ एथिकल इशू भी परसीव हुए हैं। वो इश्यूज कौन कौन से हैं? कॉन्फिडेंटली, प्राइवेसी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट और रिलेशन टू प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स दैट टीचर हैव, यानी इसमें राजदारी होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, इजाज़त के साथ पार्टिसिपेशन होती है, और टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है। अब इसमें कुछ इमोशनल रिस्क भी पाए गए हैं, और वो कौन से हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रिफ्लेक्शन से सेल्फ डिसअप्रूवल हो सकती है, सेल्फ रिजेक्शन हो सकती है, और लो कॉन्फिडेंट हो सकता है। अब हो सकता है कि अगर टीचर क्रिटिकल का मतलब नेगेटिव समझ लें तो लॉन्ग टर्म सीरियस इफेक्ट्स हो सकते हैं, कि क्रिटिकल मतलब सिर्फ बस नेगेटिव ही है। अब जो हमारा ये दूसरा इसके अंदर आ रही है प्रोफेशनल कंसर्न्स क्या है। पहले हमने एथिकल कंसर्न्स पढ़े, अब हमारे पास है प्रोफेशनल कंसर्न्स। अगर आप रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस गलत तरीके से की जा रही है और ये सरफेस लेवल पर की जा रही है तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है, यानी रिफ्लेक्शन जो होती है ये प्रीड्यूसेस और पुरानी सोच और स्ट्रॉन्ग कर सकती है, यानी क्लासरूम प्रैक्टिसेस चेंज होने के बावजूद रिपीट होती रहती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स पर डाल देते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट इंडिविजुअल पर शिफ्ट हो जाती है। इसमें सारा रोल सिर्फ टीचर्स का आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स पर डाल देती है, जो करना है किसने करना है, टीचर्स ने करना है। तो ये कौन सी प्रोफेशनल कंसर्न्स हुए। अब हमारे पास आ गए हैं पैडागोगिक कंसर्न। पैडागोगिक, अब इसमें है कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग के दो मेन पैडागोगिक कंसर्न है, कौन कौन से? एक है डेवलपमेंट रेडनेस और दूसरा है फोर्स्ड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। पहले हम देखेंगे डेवलपमेंट रेडनेस। इसमें क्या है कि सवाल ये है कि क्या हर टीचर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के लिए रेडी होता है? डिफरेंस क्या होता है? एक होता है नया टीचर, नो वॉइस टीचर्स को इधर लिखा होगा, ये लिखा हुआ कि डिफरेंस बिटवीन नो वॉइस टीचर एंड एक्सपीरियंस टीचर। इसमें हमने डिफरेंस देखना होता है। नो वॉइस टीचर कहते हैं जो न्यू टीचर अपना टीचिंग मेथड नया नया स्टार्ट करता है, और एक्सपर्ट टीचर तुम्हें पता है कि जिसके पास एक्सपीरियंस होता है। तो जो न्यू टीचर है शायद उसे इतनी डीप रिफ्लेक्शन के लिए वो रेडी ना हो। और अब ये दूसरा हमारे पास है फोर्स्ड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। अगर आप रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस ज़बरदस्ती कोर्स का हिस्सा बन जाएगी तो ये इवैल्यूएशन से लिंक कर जाएगी, यानी ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन कम हो जाती है। टीचर सिर्फ फॉर्मल आंसर्स देते हैं, फोर्स से ही हमें पता चल रही है जो थोपी जा रही है, किसी ऊपर फोर्स की जाएगी जी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करवाएं। जब तक टीचर अपने अंदर से रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस नहीं करता तब तक उसकी वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता। अगर आप उसके ऊपर फोर्स भी करेंगे ना तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेगा, डीपली बच्चों को समझा नहीं सकेगा, बस उसने वो फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। अब हमारे पास है कॉन्सेप्चुअल कंसर्न्स। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के कॉन्सेप्ट हर जगह सेम मीनिंग नहीं रखते, इसके अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं। टीचिंग और लर्निंग को डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट तरीके से समझा जाता है। अब यहाँ पे फाइनली ने हमें क्या कहा कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को डिफरेंट ट्रेडिशंस में समझते हैं। कोई इसे पर्सनल प्रोसेस समझता है और कोई इसे कन्फेशनल प्रोसेस समझता है। इसीलिए यूनिफॉर्मेलिटी नहीं होती कि किसी में भी ये यूनिफॉर्म नहीं सेम नहीं होता बिटवीन टीचर्स और ऑर्गेनाइजेशंस में। कोई इसको ट्रेडिशन में लेता है, कोई इसको पर्सनल इश्यूज लेके समझ लेता है। अब यहाँ पे है कि जैसे टर्म्स इसमें डिफरेंट यूज़ होती हैं, हर कल्चर में रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का एक अलग ही डेफिनेशन है, अलग ही मीनिंग है, और इसकी जो वर्ड है कि कहीं पे ये रिफ्लेक्सिविटी है, कहीं पे ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है, और कहीं पे ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर है। तो मीन हर जगह इसका एक अलग ही नेम वो यूज़ करते हैं। इसमें सब में इसमें डायलैक्ट्स पाए जाते हैं। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, टॉपिक 8।
अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टॉपिक 10 फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन। इसमें हमने रिफ्लेक्शन की दो टाइप्स देखनी है, एक इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन और दूसरी फॉर्मल रिफ्लेक्शन। पहले हम देख लेते हैं कि इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन क्या होती है। इसकी मैं आप लोगों को सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो अपने एक्सपीरियंस की बेस पर सोचना और सेल्फ पोस्टरिंग करना, वो हमारी होती है इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन। यानी टीचर्स अपने आप से सवाल करता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, स्टूडेंट्स ने कैसा रिएक्ट किया, मुझे क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए थी। तो ये सब जो रिफ्लेक्शन हो रही होती है ये इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन होती है और ये एक्सपीरियंस पे बेस करती है। ये इसलिए इसको एक्सपीरियंटल लर्निंग कहा जाता है। यानी टीचर जो एक्सपीरियंस करता है उसी से सीखता है। अब ये जो लर्निंग होती है ये एक इनकम्प्लीट प्रोसेस होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस होती है, जो मतलब कि जो कभी ख़त्म नहीं होती, नेवर एंडिंग, जो ना ख़त्म होने वाली होती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है, क्योंकि हम दुनिया को अपनी सोच के लेंस से देखते हैं। यानी हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, अपने बिलीव्स को सपोर्ट करने वाली बात हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए इसमें मिस इंटरप्रिटेशन पाई जाती है। अब इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन प्लान भी हो सकती है और अनप्लान भी हो सकती है, और कभी कभी ये किसी और एक्टिविटी का बाय प्रोडक्ट भी होती है, लेकिन टीचर को कॉन्शियस अवेयरनेस होती है कि लर्निंग हो रही है। अब दूसरी जो हमारी टाइप है वो है फॉर्मल रिफ्लेक्शन। पहले मैं इसकी सिंपल डेफिनेशन बता दूं कि फॉर्मल रिफ्लेक्शन रिसर्च और थ्योरी पर बेस्ड होती है और स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क होती है। ये रैंडम थिंकिंग नहीं होती बल्कि मॉडल और फ्रेमवर्क के साथ होती है। इसमें पूरा एक फुल माइंड सेट हुआ होता है। यानी ये इसमें रिफ्लेक्शन टैक्सिट नहीं रहती बल्कि एक्सप्लिसिट बन जाती है। इस प्रोसेस को लिटरेचर में माइंडफुलनेस कहते हैं। यानी टीचर फुली अवेयर होते हैं कि वो क्या सिखा रहे हैं, उनको पता होता है कि हम टीचर्स को क्या स्टूडेंट्स को क्या अवेयरनेस दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मल रिफ्लेक्शन के 4 मेन पैरामीटर्स आ रहे हैं। यानी फॉर्मल मॉडल्स हमेशा यूजली 4 चीज़ों पर फोकस करती है। वो कौन कौन सी है? एक बिहेवियर है, दूसरा रीजनिंग है, तीसरा प्रोफेशनल थिंकिंग और चौथा पर्सनल रिफ्लेक्शन। अब हम इनको बारी बारी मैं आप लोगों को बताती हूँ किसमें क्या आ रहा है। पहला बिहेवियर, यानी वो चीज़ जो क्लासरूम में नज़र आती है और इसका फंक्शन क्या होता है कि टीचिंग करना, प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करना। इसकी एग्जांपल आप समझ लें कि टीचर का टोन, उसकी बॉडी लैंग्वेज और इंटरेक्शन स्टाइल, ये सारी किस में इंक्लूड होगी? बिहेवियर में। अब दूसरा रीजनिंग और जजमेंट, ये टीचर की थिंकिंग प्रोसेस है और इसका फंक्शन है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, स्टूडेंट्स ओरिएंटेड अंडरस्टैंडिंग होती है। यानी टीचर सोचता है कि स्टूडेंट्स की नीड क्या है, उसका लेवल के मुताबिक वो डिसीजन लेता है। ये हमारी होती है रीजनिंग और जजमेंट। अब तीसरा प्रोफेशनल थिंकिंग, ये एडवांस लेवल की रिफ्लेक्शन होती है और इसका फंक्शन क्या होता है कि अपनी टीचिंग को ऑप्टिमाइज करना, लिटरेचर और रिसर्च को अपनी प्रैक्टिस से कंपेयर करना। यानी टीचर रिसर्च पढ़ाता है, अपनी टीचिंग इवेलुएट करता है और इम्प्रूवमेंट करता है। अब चौथा हमारे पास है पर्सनल एक्सपीरियंस। ये इमोशनल और पर्सनल अवेयरनेस होती है और इसका फंक्शन होता है कि बैलेंस क्रिएट करना, अच्छी चीज़ों को यूज़ करना, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना। यानी टीचर्स अपने इमोशंस को समझते हैं, क्लासरूम इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं। अब ये आप लोगों को शॉर्ट में आ सकता है कि जो फॉर्मल रिफ्लेक्शन है इसके जो 4 पैरामीटर्स हैं वो आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन में बताएं। सिर्फ नेम भी आ सकते हैं और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। एक इसमें से आप लोगों को ना दिया और पूछा जाए क्या ये फॉर्मल रिफ्लेक्शन का पैरामीटर है या नहीं। अब बस इसमें यही था। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। अब हमारा टॉपिक 11 है, व्हाट डू प्रोफेशनल्स रिफ्लेक्ट ऑन, के एक प्रोफेशनल किन किन चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करता है। टीचर सिर्फ लेसन प्लान पर रिफ्लेक्ट नहीं करता बल्कि वो रिफ्लेक्ट करता है अपनी फिलोसफी पर, अपने बिलीव्स पर, अपनी वैल्यूज पर और अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस पर। अब हम बारी बारी इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। पहले हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑन योर फिलोसफी के सबसे पहला सवाल, टीचर जब अपनी फिलोसफी पर रिफ्लेक्ट करता है तो इसका क्या मतलब होता है, ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हम देख लेते हैं। हर टीचर के पास कुछ पर्सनल पर्सपेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? बच्चों के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, फैमिलीज के बारे में और अपने आप के बारे में एज अ प्रोफेशनल। ये सब मिलकर उसकी टीचिंग फिलोसफी बनाते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि चिल्ड्रन राइट्स एंड द एक्सटेंट टू विच चिल्ड्रन व्यूज कैन बी टेकन इनटू एन अकाउंट इन द क्लासरूम। वो कह रहे हैं कि टीचर्स को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ये जो सारी रीडिंग लिखी हुई मैं इसको आप लोगों को उर्दू में समरी बता देती हूँ कि टीचर्स को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। क्या मैं बच्चों को अपनी बात एक्सप्रेस करने का मौका देता हूँ? क्या मैं उनकी ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस देता हूँ? क्या मैं उनकी इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता हूँ? ये सारे सवाल एक टीचर अपने आप से करता है एज अ चिल्ड्रन राइट्स पर, कि यार ये सब फिलोसफिकल फाउंडेशंस हैं।
हम यहाँ पे कल्चरल कॉम्पिटेंस है कि टीचर्स को ये भी देखना होता है कि क्या मैं डिफरेंट कल्चर्स को रिस्पेक्ट करता हूँ, क्या मैं फैमिलीज की बैकग्राउंड को समझता हूँ, क्या मेरी टीचिंग उनके कल्चर पर इन्फ्लुएंसड है, कि यानी टीचर को अपनी बायसेस को भी चेक करना होता है। अब इसमें ये इसका अपने आप पे ये होता है कि रिफ्लेक्शन योर फिलोसफी के अपने बारे में उसका क्या सारा व्यू पॉइंट है। अब दूसरी हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑन बिलीव्स। इसका मतलब है कि आप बात करते हैं अब टीचर्स का बिलीव्स 3 लेवल्स पर हो सकता है, और वो लेवल्स कौन कौन से हैं। एक अपने आप पे, दूसरा फैमिलीज पे, और तीसरा चिल्ड्रन पे। पहले हम देख लेते हैं बिलीव्स अबाउट योरसेल्फ। टीचर सोच सकता है कि मैं स्टूडेंट ओरिएंटेड हूँ, मैं सेल्फ सर्विस पर मेन सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरे पास प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है। ये सब बिलीव्स क्या है अपने आप के बारे में। अब हम देख लेते हैं बिलीव्स अबाउट फैमिलीज। टीचर का व्यू हो सकता है फैमिलीज बच्चों की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, फैमिलीज क्लासरूम वर्क में इंटरफेयर करती हैं। ये बिलीफ टीचिंग को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। अब हम देख लेते हैं चिल्ड्रन के बारे में कि टीचर्स का बिलीफ हो सकता है कि बच्चे कैपेबल लर्नर्स हैं, बच्चे बचपन से सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं, या बच्चे वैल्यूएबल होते हैं और उन्हें ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। ये बिलीफ डिसाइड करता है कि टीचर का टीचिंग स्टाइल कैसा होगा। अब आ रही है रिफ्लेक्शन ऑन वैल्यूज़। इसमें है कि वैल्यूज़ रिफ्लेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैल्यूज़ कहाँ से आती है? वैल्यूज़ आती हैं हम हमारे चाइल्डहुड से, और फैमिली और कम्युनिटी से, एजुकेशन से, स्टडी और टीचिंग एक्सपीरियंस से। ये वैल्यूज ही क्लासरूम डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर टीचर फेयरनेस को वैल्यू करता है कि वो हर बच्चे को एज इक्वल समझता है, तो वो हर स्टूडेंट को इक्वल चांस देगा। तो ये क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑन वैल्यूज। अब हमारे पास है प्रोफेशनल्स रिफ्लेक्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सिर्फ हमने ये देखना है कि जो हमारी अजम्पशंस हैं, हमारी वैल्यूज़ और हमारे बिलीव्स, ये मिलकर क्या हमारी बनाते हैं प्रोफेशनल आइडेंटिटी। इस ये जो हमारे सामने बना हुआ है कि इसमें पर्सनल वैल्यूज़, एटीट्यूड, मॉरल्स और बिलीव्स, लॉ, लीगल रूल्स, प्रिंसिपल्स, प्रोफेशनल एथिक्स, कोड ऑफ प्रैक्टिस, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं हमारे प्रोफेशनल आइडेंटिटी बनाते हैं। और इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं था। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, टॉपिक 12 अजम्पशंस। ये इस लेसन का लास्ट टॉपिक, और इसमें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ अजम्पशंस आप लोगों ने अपने अल्फाज में लिख लेनी है। ये 3 अजम्पशंस है। कौन कौन सी? पहली है कि रिफ्लेक्शन क्लासरूम के अंदर होती है। रिफ्लेक्शन टीचर खुद करता है अपने लिए, ये प्रोसेस प्राइवेट होता है। अब दूसरी अजम्पशन हमारी क्या है कि टीचर सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करता बल्कि ऑब्जर्व करके एक्शन भी लेता है, इसलिए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस रिसर्च भी होती है और एक्शन की भी होती है। अब तीसरी अजम्पशन हमारी क्या है कि ट्रू अंडरस्टैंडिंग डायलॉग से आती है, सिर्फ अकेले सोचना काफ़ी नहीं होता। इस बात को वो इन तीनों फिलोसफर्स ने सपोर्ट भी किया। अब इसके नीचे कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, बस ना ही पेपर में आने वाला है। ये वैसे मैं आप लोगों को इसकी समरी बता दूँ कि इस मॉडल के मुताबिक लर्निंग अकेले नहीं होती, लर्निंग सोसाइटी और लैंग्वेज के ज़रिए होती है, यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल ऑफ लर्निंग है ये। इसमें लैंग्वेज का बहुत रोल होता है, हम वर्ड्स यूज़ करते हैं और वो हमारी समझ को इफ़ेक्ट करते हैं। अब नीचे और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे है कि हम अपनी अजम्पशंस को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि हम अपनी ऑटोबायोग्राफिकल के ज़रिए, स्टूडेंट फीडबैक के ज़रिए, डिस्कशंस विद कॉलीग्स के ज़रिए और रिव्यूइंग द लिटरेचर, इसके ज़रिए हम अपनी जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस इसी के साथ आज हमारा ये लेसन नंबर 2 भी ख़त्म, जिसमें हमने टॉपिक 7 से 12 पढ़े। कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं थी, मैंने अपनी तरफ से फुल किया कि मैं आप लोगों को प्रॉपर सारा इसका मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दूँ, और मुझे इतनी मैंने इस लेक्चर पे मेहनत मैंने करी। ये बुक बहुत लेंथी है और इसको कवर करना भी बहुत मुश्किल है। मैंने यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर्स इसके देखे हैं, सब ने या रीडिंग की हुई है, मतलब हैंड आउट्स ही चेंज है, शॉर्ट हैंड आउट्स यूज़ किए हुए हैं। और मैंने ये उन हैंडआउट्स पे वीडियोस बनाई हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें एलएमएस पे दिए गए हैं, यानी पेपर आपका इसमें से आना है। कभी भी शॉर्ट आप लोग तरीका ना चूज़ करें। ये जो शॉर्ट्स हैंडआउट्स बने हुए हैं उसमें से आप लोगों क्या उसमें अटैम्प्ट करोगे? कुछ भी नहीं, पेपर सारा कॉन्सेप्ट चलाना है। तो अगर आप उन हैंडआउट से पढ़ेंगे और वो वाले लेक्चर सुनेंगे तो आप लोगों का पेपर मेरा नहीं ख्याल अच्छा होगा। तो ये वाले हैंडआउट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए हुए बेशक ये लेंथ ही है लेकिन पेपर आना इसी में से ही है। अब मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की, इतना मैं खपती हूँ, तो आपसे क्या है कि आप लोग एक लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो, जिससे मैं और मोटिवेट हो सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो। और बस इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।